दुनिया में मौजूद इन रहस्यमय चीजों को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये बात सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स इस तरह से डिजाइन किए जाते थे कि सामने वाला कोई भी इन्हें देखकर नहीं बता सकता कि इन्हें बनाया तो बनाया कैसे गया। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इन स्ट्रक्चर्स को केयरफुली देखने और समझने पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनको बनाने वाले लगभग 5000 साल से पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। सऊदी अरब में लाल सागर से लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर है एक शहर मदीन सालेह। यहाँ कुछ जगहें ऐसी हैं जो इतिहास में कहीं खो गए थे और इन्हें फिर से खोजा गया। आज भी श्रापित समझे जाने वाले इस शहर का एक लंबा इतिहास रहा है। आइए जानते हैं इस शहर की गुमनाम कहानी। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट रिवीजन दोस्तों, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानना या उनकी माइनिंग करना बेशक काफी रिस्की और हद से ज्यादा कठिन काम होता है, लेकिन जब कोई अनोखी चीज मिल जाती है तो यहाँ मामला खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से नए सवालों का सिलसिला शुरू होने लग जाता है। ऐसे सवाल जिनके जवाब ढूंढने में या तो कई सैकड़ों साल लग जाते हैं या फिर उनका जवाब मिल ही नहीं पाता। इस्लाम की शुरुआत से पहले आज के अरब देशों में दूसरे धर्मों को मानने वाले रहा करते थे। इन्हीं में से एक कबीला था नेबिटेनियन, जो अरब कबीला था। ये बादशाह मिन की इबादत किया करते थे। इनके यहाँ मामलूकियत यानी बादशाहों वाली हुकूमत चलती थी। मध्य पूर्व में सऊदी अरब से लेकर फिलीपींस में गाजा पट्टी तक नेबिटेनियन कबीले का राज था। ये लोग सूखे, रेतीले और बंजर इलाकों में पानी के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। हिज्र जैसे इलाके पानी के संरक्षण के लिए उपयोग में लाए जाते थे। यहाँ से नेबिटेनियन कबीले के काफिला गुजरा करते थे और ये इनका कॉन्फ्रेंस रूम हुआ करता था, जहाँ इनके लीडर्स बैठा करते थे यानी हकीम। क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से पूरे इलाके पर बारीकी से नजर रखी जा सकती थी। इसके अलावा मशहूर मसालों और रेशम के रास्तों पर इनका कब्जा हुआ करता था। उस समय भारत और पूर्वी एशिया से यूरोप जाने वाले मसाले इनके सीमा से होकर जाते थे, जिस पर ये लोग बाकायदा टैक्स भी वसूलते थे। इन कबीलों को यहाँ बसने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि नेबिटेनियन सल्तनत से गुजरने वाले ऊंटों के कारवा से इन लोगों की अच्छी खासी आय हो जाती थी। अरब देशों में आज भी नेबिटेनियन सल्तनत के निशानदेह मिलते हैं। ये है मदीन सालेह का खंडर, जो कई सदियों पहले नेबिटेनियन कबीलों की राजधानी हुआ करता था। ये पहले रेत में दफन था, जिसे बाद में खोजा गया। ये ऐतिहासिक शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। रोमन साम्राज्य ने 105 ईस्वी के बाद नेबिटेनियन सल्तनत को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, जिससे हुआ यूं कि मसालों के काफिले मदीन सालेह से न जाकर लाल सागर होते हुए जाने लगे, क्योंकि लाल सागर होते हुए मसालों के कारोबार का रास्ता खुल गया और मदीन सालेह जैसे रेगिस्तानी शहर वीरान और खंडर हो गए। यहाँ जाने पर आपको नेबिटेनियन साम्राज्य में बने सैकड़ों मकबरे मिलेंगे, जो एक सीधी कतार में खड़े हुए हैं। इन मकबरों पर अजीबोगरीब नक्काशी और कारीगरी की गई है। नेबिटेनियंस पूरे के पूरे पहाड़ों को काटकर मकबरों को बनाया करते थे। ये लोग इजिप्शियंस की तरह अपने मौत के बाद के जीवन को मानते थे, क्योंकि ये लोग कब्रों को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। ये अपनी कब्रों के ऊपर उतना खर्चा करते थे जितने वे मालदार होते थे। काफी छानबीन के बाद ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जिन लोगों ने भी ये बिल्डिंग्स बनाई थी वो अपने काम को बहुत ज्यादा अटेंशन देते थे। वरना आप लोग ही सोचें कि पहाड़ों को काटकर मकबरों को बनाना इतना तामझाम कोई क्यों करेगा। मकबरों पर लिखी स्क्रिप्ट उनमें दफन लोगों के नाम, कारोबार और वहाँ प्रचलित कानूनों और पूजे जाने वाले देवताओं की जानकारी देते हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि खंडरों पर लिखी ज्यादातर स्क्रिप्ट अरामाइक भाषा में है। ये यहूदी भाषा इस्लाम से पहले मध्य पूर्व में बड़े तादाद में बोली जाती थी, क्योंकि उस दौर में अपने व्यापार को बढ़ाने और कारोबार के लिए अरामाइक भाषा को जानना बहुत जरूरी हुआ करता था। नेबिटेनियन लोग अरबी भाषा भी जानते थे, जो उत्तरी अफ्रीका, अधिकांश अरब प्रायद्वीप और मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों समेत एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाती थी। मदीन सालेह के सभी मकबरों में फरीद का मकबरा सबसे मशहूर और सबसे बड़ा है। इसे लहयान बिन कूज ने बनवाया था। ये लोग अपने बाद की जिंदगी यानी मौत के बाद की जिंदगी को ज्यादा अहम समझते थे और उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी कब्रें बनाते थे। अरब के सूखे तापमान के वजह से फरीद का मकबरा सदियों से वैसा का वैसा ही है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। रेगिस्तान में दूर दूर तक नजर मारने पर फरीद का मकबरा ऐसा लगता है मानो कोई टीला रेगिस्तान के बीच में से निकला हुआ हो। जहाँ पेट्रा शहर को देखने के लिए लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं, वहीं मदीन सालेह के मकबरों में सन्नाटा छाया रहता है। इसका मुख्य कारण सऊदी अरब के नियम कानून भी है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए लीगल परमिट की जरूरत होती है, जिसके कारण यहाँ विजिटर्स की संख्या में भारी कमी रहती है।
पिछले 100 सालों में इस वैली में करीब 25 टॉम्ब डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन मिलने वाले टॉम्ब्स में से ज्यादातर के चेम्बर्स अंदर से बिल्कुल खाली मिलते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है क्योंकि सबको मालूम था कि मदीन साले में खजाना भी छुपाया गया है, इसीलिए हजारों साल पहले बनाए गए इन चैम्बर्स को कोने कोने से लुटेरों ने ढूंढकर लूट लिया है। खजाना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, बल्कि यहाँ की कब्रें भी बिल्कुल खाली हैं। लुटेरों ने यहाँ के मकबरों को इस कदर लूटा कि यहाँ का हर एक मकबरा बिल्कुल खाली है। यहाँ के हर मकबरे में सिर्फ खाली पड़े टॉम्ब्स नजर आते हैं। मदीन साले से कुछ दूरी पर जवाल इथलिफ है। यहाँ नेविटेनियंस अपने देवता दुसारा की इबादत करते थे। दुसारा पहाड़ों का देवता हुआ करता था। इस इलाके में नहरों के भी निशान मिलते हैं, जिसके जरिए नेविटेनियंस पानी को जमा किया करते थे। कारोबारी इन रास्तों से मसालों को भूमध्य सागर के बंदरगाहों तक पहुंचाते थे, लेकिन रोमन एम्पायर ने नए रास्तों को खोज लिया था, जिस कारण इन रास्तों और इस इलाके की अहमियत खत्म हो गई। अब ज्यादातर व्यापारी समुद्र के रास्तों से ही जाते थे। अब दोस्तों, सऊदी अरब में अल नस्ला की चट्टान अपने अंदर कई रहस्य छिपाए हुए हैं। ध्यान से देखने पर ये इस तरह से नजर आती है जैसे इसे किसी लेजर से काटा गया हो। ये वो सवाल था जिसका जवाब जानना रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत जरूरी था। उस समय लेजर जैसी डिवाइस तो हुआ नहीं करती थी, इसलिए कुछ लोग इसे एलियन द्वारा बनाया हुआ मानते हैं। लेकिन एलियन जैसी थियरीज यहाँ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि इसमें इतना स्मूथ कर्व है जो कि ऐसा लगता है जैसे इसे इंसानों ने ही बनाया हो। इसके पीछे अलग अलग थियरीज है। कुछ इसे नेचर द्वारा बना हुआ मानते हैं। वहीं अल नस्ला की चट्टान 2 हिस्सों में काटे जाने को लेकर एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल अलग है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के रिसर्चर चेरी लेविस का कहना है कि सच्चाई एलियंस की थियरी से बिल्कुल अलग है। उन्होंने बताया कि यह फ्रीज थॉ वेदरिंग की वजह से चट्टान 2 हिस्सों में कट सकती है। इस प्रोसेस के दौरान चट्टान के बीच में पानी चला जाता है और तापमान में कमी होने की वजह से पानी फ्रीज यानी जम जाता है, जिसके कारण चट्टान फैलती है और ऐसी प्रक्रिया हजारों सालों तक फैलते रहने से चट्टान 2 हिस्सों में बंट जाती है। अब वहीं वक्त की मार झेल रहे इस चट्टान का शेप बिल्कुल किसी हाथी की तरह नजर आता है। वक्त गुजरने के साथ इस पहाड़ का शेप किसी मेमथ जैसा हो गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार पहाड़ों में ऐसी शेप तब बनती है जब हवाएं चट्टानों से वर्टिकली फ्रिक्शन करती है। ऐसी प्रोसेस कई हजारों सालों में हो जाती है। दोस्तों, इसको कुदरत ने बनाया या एलियंस ने? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।